रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी स्टूडेंट, हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रीज़ के बारे में, जो कि ये जो कोर्स है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीज़ जो है हमेशा आप लोग जड़ को एक लेंगे, यानी कि फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम इस तरीके से स्टडी करेंगे जैसे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट नीचे होगा, बाकी चीज़ें उसकी शाखें वगैरह ऊपर होंगी। तो कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं, यानी कि जो ट्री होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक उसकी रूट होती है, फिर ब्रांचेज़ होती हैं और फिर उसके लीव्स होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं। जब भी हम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, एज वेल एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जब भी हम ट्रीज़ को स्टडी करते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि हमेशा जो ट्री होती है उसको, जो रूट होता है उसको ऊपर रखा जाता है, यानी जो सिंगल पॉइंट है वो ऊपर और उसमें से आगे जो ब्रांचेज़ निकलती हैं वो नीचे आती हैं। उसके बाद जो है तरतीब है वो याद रखिएगा, यानी कि हमेशा एक ब्रांच से ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी आगे, यानी कभी ये नहीं होगा एक से आगे जाके कम निकलें। यानी मिसाल दूंगा मैं आगे जाके फिगर से, जो कि ये हम पहले पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, उसको देख लें। आपसे को पूछता है ट्री होता क्या है, तो आपने कहा ये कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। वो सवाल पूछेगा कनेक्टेड क्यों है, तो इसलिए कि जब एक दरख्त लेते हैं, दरख्त के अंदर हर चीज़ कनेक्ट होती है। दरख्त के साथ कोई भी एक टहनी है, एक पत्ता है, कोई भी पत्ता या टहनी हवा में नहीं होती, इसलिए ये कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। इसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता। सर्किट ये होता है, आपको पता है कि वहीं से घूम के वहीं पे आना। इसके अंदर एजेस मल्टीपल एज नहीं होते। मल्टीपल एज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट आप ले लें, दो नोड लें और उनके दरमियान अगर दो यानी कि उनके अंदर शाखें हों, तो यानी वहाँ से शुरू होकर दूसरे एंड पे ख़त्म हो रही हूँ। आगे जाके आप एग्जांपल देखेगा, कुछ समझ आ जाएगी कि मल्टीपल एजेस से क्या मुराद है, और उसके अंदर लूप भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो चूँकि हर स्टूडेंट चाहे वो मैथमेटिक्स से है, कंप्यूटर से है, वो बेसिक कंप्यूटर का स्टूडेंट होता है, क्योंकि हमें कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से हमेशा हमारा वास्ता पड़ता है। अब स्टूडेंट, जो सी डी ड्राइव होती है, जैसे सी डी ड्राइव में हम जाते हैं, उसके अंदर तीन एक प्रोग्राम फाइल इलादा हैं, विंडोज़ इलादा हैं, और टैब जो है ना वो जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो सेपरेट लें। अच्छा, इसमें एग्जांपल ऑफ ट्रीज़ में हम देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ तीनों दी हुई हैं। यहाँ पे कोई भी तीनों फिगर के अंदर ना तो हमें कोई लूप नज़र आ रहा है, ना कोई जो है ना डिस्कनेक्शन है इनके अंदर। तो ये सारी ट्रीज़ हैं। आप यहाँ पे आके देखें, इस एग्जांपल में दो हिस्से दिए हुए हैं। एक जो है ना वो उसके अंदर लूप पाया जा रहा है, दूसरे के अंदर जो है ना वो दोनों की ट्री नहीं है। अब देखें क्यों नहीं ट्री है, पहले में लूप है और दूसरे में एक ऐसी शाख मौजूद है जो आप अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएगी कि वो कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि जो ई और ये जो सी ई वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन जो है सी ई वाली लाइन, ये बेसिकली वैसे तो आपको लग रहा है जैसे क्रॉस है, लेकिन ये मिली हुई नहीं है किसी से, ये ऐसे हवा में है, तो इसलिए ये ट्री नहीं हो सकती। उसके आगे जो है आप, तो आपसे पूछा गया है टेस्ट करो कि आपको पता चल जाता है कि फिगर 1 2 3 4 में कौन सी ट्री है कौन सी नहीं है। फिगर 1 में जो है वो चूँकि वो साइकिल सा बन रहा है, इसलिए वो जो है ना ट्री नहीं है। नंबर 2, जो फिगर नंबर 2 है उसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा, यानी कि आप तरतीब से शुरू करें, सी से ए पे जा रहे हैं, ए से ई पे जा रहे हैं, ई से बी पे, बी से डी पे जा रहे हैं, तो कोई भी लूप नहीं बन रहा। ये जो आपको ट्रायंगल सी नज़र आ रही है वो लूप नहीं बना रही, क्योंकि उसमें कनेक्शन नहीं है, जस्ट घूमी हुई है लेकिन कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट होती तो एक डार्ट सा पड़ा होता, तो इसलिए। इसी तरह फिगर 3 भी जो है वो भी ट्री ही है, क्योंकि वो ई से शुरू हो रही है और बस जा रही है आगे की तरफ। तो ज़रूरी आप ई से शुरू कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, बी से किसी एक से शुरू कर लें। इसी तरह फिगर 4 भी जो है वो क्या है कि एक ट्री है, लेकिन फिगर 1 जो है वो ट्री है, तो ना ट्री है, बाकी तीनों ट्री हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विच ग्राफ आर ट्री, यहाँ से आपने देख के बताना है कौन सी ट्रीज़ हैं कौन सी नहीं है। ये चूँकि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, मैं मूव कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट, आज की इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं फॉरेस्ट क्या होता है। तो ज़ाहिर बात है, फॉरेस्ट वही होता है जब ट्रीज़ जो होती हैं उनकी तादाद को बढ़ा दी जाए तो फॉरेस्ट बन जाता है, यानी कि जंगल बन जाता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट क्या मुराद लेंगे, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो हम कहते हैं फॉरेस्ट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये तो जो हमने पहली लाइन लिखी है ये बेसिकली वही ट्री की ही डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड द ट्री इज़ द वर्ड कनेक्टेड, यानी कि दोनों के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस कनेक्टेड का होता है। इफ़ ईच कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ इज़ अ ट्री देन द ग्राफ इज़ अ फॉरेस्ट, यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी ट्रीज़ आपस में कनेक्ट कर दी जाए तो फॉरेस्ट बनता है। एग्जांपल से आपको ये समझ आएगा
अब आप गौर से देखें तो फॉरेस्ट की एग्जांपल है ये। अब ये जो है ना, आप अगर गौर से देखें तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से दो फिगर आपको दी गई हैं। ये दोनों फिगर जो है ना सेपरेटली जो है ना, वो अगर इनके दरमियान में से आप एक लाइन काट भी दें तो तब भी ये क्या रह जाती है, दो अलग-अलग ट्री बन जाती हैं। तो आपने देखा है कि ये जो है ना, ये क्या है, एक फॉरेस्ट बन चुका है। अब हम एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं, पहली वाली फ़िगर देखें, दूसरी और तीसरी 3 फिगर दी हुई हैं। अगर इनके दरमियान में से आप एक एक एज गैप कर दें, यानी कि बीच में से, तो अलग-अलग से ट्री बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ये सारे एक फॉरेस्ट बन रहा है। उसके बाद है रूटेड ट्री। क्या होता है फॉरेस्ट की जो एग्जांपल होती है स्टूडेंट, उसमें ये होता है कि बीच में से एक एज गैप करो, एज गैप करोगे तो फिर भी बहुत सारी ट्रीज़ अलग-अलग नज़र आ रही होती हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट कह देते हैं। रूटेड ट्री जो होती है, A rooted tree is a tree in which one vertex has been designed as a root and every edge is directed away from the root। अच्छा, ये जो है ना ख़ास डेफिनेशन है, आपको समझो कि रूटेड ट्री क्या होता है। तो आप कहते हैं कि अगर कोई ट्री हो जिसका एक वर्टेक्स जो है डिज़ाइन एज अ रूट, उसको एक जो है रूट ले लें और एवरी एज इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट, और हर एज जो है ना वो रूट से दूर की तरफ। डिफरेंट चॉइस फॉर द रूट प्रोड्यूस डिफरेंट रूटेड ट्री। यानी कि आपके पास एक फिगर में अगर रूट चूज़ करने के ज़्यादा ऑप्शन हैं तो फिर उसको हम डिफरेंट वे से रूटेड ट्री कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये पहले नंबर वाला ए ट्री है और दूसरे नंबर वाला ए ट्री विद रूट ए ट्री विद रूट सी। तो अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे ए ट्री है, पहली फिगर जो है वो ट्री है, लेकिन पहली आप कोई एक ले लें, ट्री के अंदर आप कोई एक ले लें साइड, जैसे आप बी लेते हैं तो बी इसका रूट हो ही नहीं सकता। अब आप ई लें, ई से फिर सी जा रहा है, सी से ए आ रहा है, ए से आगे बहुत सारी शाखें हैं, ई आप इसको रूट बना सकते हैं। इसी तरीके से ए को आप रूट नहीं बना सकते क्योंकि ए में से 3 लाइनें निकल रही हैं। और इसी तरीके से डी को आप रूट बनाएं तो डी से ए की तरफ आ रहे हैं, डी से ए से सी की तरफ। अगर फिगर नंबर 2 को देखें, फिगर नंबर 2 में इन्होंने पॉइंट लिया है कौन सा, सॉरी इसमें जो है ना ए पॉइंट लिया हुआ है इसने एज अ रूट। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, देखें ए में से 3 शाखें निकल रही हैं, ए को हमने रूट लिया, ए में से 3 शाखें निकल रही हैं। और अगर हम बी को रूट लें तो बी में से भी 3 शाखें निकल रही हैं। अगर हम इसका मतलब रूट बदला जा सकता है। अब सी को देखें फिगर नंबर 3 में, तो सी उसका रूट है। अब क्या सी नेसेसरी उसका रूट है, तो आप किसी और को भी रूट बना सकते हैं जी, और भी बाकियों को भी आप रूट कह सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी में क्या मेन पॉइंट्स जो आपने याद रखने होते हैं। इफ़ वी इज़ अ वर्टेक्स इन अ रूटेड ट्री, यानी कि जो ट्री होता है रूटेड, उसमें वी को वर्टेक्स हो अदर देन द रूट, रूट के अलावा, देन द यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो आपको बता दिया गया कि जो वी वर्टेक्स है इन अ रूटेड ट्री अदर देन द रूट, अगर उसके अलावा कोई और भी रूट हो, यानी कि आप एक दरख्त देखते हैं उसमें रूट जो है वो एक से ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं द पेरेंट जो होता है ऑफ वी इज़ द यूनिक वर्टेक्स यू सच दैट देयर इज़ अ डायरेक्टेड एज फ्राम यू टू वी। यानी कि हमें यहाँ देना, इफ़ वी इज़ अ वर्टेक्स इन अ रूटेड ट्री अदर देन द रूट, रूट के अलावा कोई और वर्टेक्स भी हो तो हम इसे पेरेंट कहते हैं। ये आगे जाके एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। वेयर यू इज़ द पेरेंट, अगर यू जो है ना वो पेरेंट है, यानी कि अगर यू जो है वो बाप है ऑफ वी का, तो वी इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ यू। तो आप समझ रहे हैं कि यू अगर उसका पेरेंट्स में आता है, उसके वालिदैन में से आता है, तो वी जो है, फिर वी जो होगा उसको हम यू का चाइल्ड कहेंगे। ये आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। वर्टेसिस विद द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग, यानी कि जिनका बाप एक ही हो और उनकी जो औलाद है, वो जो बच्चे हैं, वो आपस में एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे। आखिरी वाला पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड अ लीफ। जो वर्टेक्स ऑफ ट्री होता है उसको लीफ कहा जाता है। इफ़ इट हैज़ नो चिल्ड्रन, उसका आगे कोई चिल्ड्रन ना हो तो उसको उसका पत्ता कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ एग्जांपल से देखेंगे अभी। उसके बाद है द ट्री टर्मिनोलॉजी के नेक्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स दैट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड द इंटरनल वर्टेसिस। उसको अगर उसके आगे चिल्ड्रन हो तो उसको इंटरनल वर्टेसिस कहा जाता है। तो उसके बाद जो डिसेंट्स
ऑफ वर्टेक्स वी आर द वर्टेक्स दैट हैव वी एज असेंडर्स। हम इनको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा ताकि आपके ये पॉइंट क्लियर हों। सबसे पहले देखें तो ए में से आगे शाखें निकल रही हैं, तो ए जो है ना, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक रूट हुआ, आगे जाके शाखें निकल रही हैं। अब सबसे पहले रूट में आप देखें तो नोड विदाउट पेरेंट्स ए, यानी कि ए के पीछे कुछ भी नहीं है। क्या है? ए के पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ए का कोई बाप नहीं है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि नोड विदाउट पेरेंट्स ए। तो आप समझ गए होंगे रूट में जो ए है वो रूट है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी उसका बाप नहीं है, किसी से ए नहीं निकली, इसमें से आगे निकले हुए हैं, लेकिन ये आदम अलैहिस्सलाम यानी कि बाबा आदम जैसे हमारी औलाद बनी है, तो इसके पीछे कोई नहीं है, ये ए। तो हमने कहा ये रूट हो गया। अब सिम्बलिंग में क्या आएगा? नोड्स शेयर सेम पेरेंट्स। अब देखें यहाँ पे जो सेम पेरेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बी है, सी है और डी है, बी सी डी ये तीनों आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स हैं। उसके बाद है इंटरनल नोड कौन कौन से हैं, तो वो इंटरनल नोड आ रहे हैं आपके पास है ए है, बी है, सी है और एफ़ है। ए बी सी और एफ़। अच्छा, इनको इंटरनल नोड क्यों कहते हैं? इनको इंटरनल नोड ये कहते हैं क्योंकि इनमें से कुछ निकला हुआ है और इन तमाम में से कुछ निकला हुआ है, लेकिन इनको हम कहते हैं इंटरनल नोड। क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इनमें से कुछ निकला हुआ है। अब जिन में से कुछ निकले ना, जैसे ई में से आगे कुछ नहीं निकला हुआ, आई में से आगे कुछ नहीं निकला, जे में से नहीं निकला, के से नहीं निकला, जी एच और डी से कुछ भी नहीं बाहर निकला, तो इसका मतलब है कि इन जिन में से कुछ निकलता है उसको कहते हैं इंटरनल नोड। एक्सटर्नल नोड जिनको हम पत्ते कहते हैं, लीफ कहते हैं, याद रखना कि एक्सटर्नल नोड जो हैं वो कौन से होंगे? जिन में से कुछ निकले ना, तो आपको नज़र आ रहा है ई आई जे के जी एच डी, ये क्या हैं? ये एक्सटर्नल नोड है। और इसके बाद है सेंटर्स ऑफ अ नोड जो है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी ए के आगे जो है ना, ए जो है वो सी का तो बाप है, लेकिन जो जी का है, ए जी का जो है वो दादा बन जाता है। पता है ना ये क्यों बन जाता है? क्योंकि ये उससे फिर डायरेक्ट उससे रिलेशन नहीं बनता। अब इसी तरीके से बी जो है वो ए का जो है वो चाइल्ड में आता है, लेकिन जो एफ़ है वो ए के साथ, उसके साथ वो ए उसका दादा बन चुका है, और जो जे के है वो उसके आगे जो है ना, मज़ीद दादा से आगे जो दूसरे दादा होते हैं सीनियर वाले, वो बन गए। इनका आपको इसकी समझ। उसके बाद है यहाँ से पूछा जाता है डिसेंट्स ऑफ अ नोड, यानी कि चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ये एक्सेट्रा। उसके बाद है डेप्थ क्या होती है ऑफ अ नोड? नंबर ऑफ सेंटर डेप्थ ऑफ ए इज़ ओ। तो यहाँ पे हमारे पास है यानी कि उसकी जो गहराई है, और ए इज़ ऑफ ओ तो मैं यहाँ पे कोई नहीं है, ए इज़ ज़ीरो, सॉरी डेप्थ ऑफ ए इज़ ज़ीरो है ये, यानी कि ए के बैक पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एनी नोड इज़ 3, यानी कि जो मैक्सिमम डेप्थ होती है किसी नोड की वो क्या कहलाती है? यहाँ पे उसको कहते हैं हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कितनी बन रही है? मुझे तो 1 2 और 3 ही बन रही है, क्योंकि आप देखें ए से बी पे आते हैं तो 1 हो जाती है, बी से एफ़ पे जाएँ 2 और एफ़ से जे पे जाएँ तो 3, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 डिस्टेंस पे ही हैं। डिग्री ऑफ नोड क्या होती है? द नंबर ऑफ़ इट्स चिल्ड्रन, यानी कि डिग्री ऑफ नोड क्या होती है? नंबर ऑफ़ इट्स चिल्ड्रन, यानी कि ए के कितने चिल्ड्रन हैं? 3 है, तो उसकी डिग्री 3 है। बी के कितने बच्चे हैं? 2 हैं, इसकी डिग्री 2 है। और एफ़ के 3 बच्चे हैं, इसकी डिग्री 3 है। तो ये आपको उसके बाद आपसे पूछा गया कि सब ट्री कितनी हैं? सब ट्री मीन के एक ट्री में से कितने? कंसिस्ट ऑफ द नोड एंड इट्स डिसेंट, यानी कि नोड और नोड के आगे जो जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं सब ट्री। यानी कि आप ये समझें कि ए के आगे ये तीनों जो बच्चे हैं बी सी डी, इनको एक ट्री कह सकते हैं। अब सी के आगे जो जुड़ी हुई है वो अलहदा ट्री बन जाता है, और जो बी के आगे जुड़े हुए हैं वो बी के आगे ट्री बन जाते हैं। बी को रूट बना लें, आगे ट्री कर लें, या फिर एफ़ को रूट बना लें, आगे ट्री कर लें। तो इस तरह उनको हम सब ट्री कह सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूटी ट्री क्या होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं रूटी ट्री के अंदर, उसकी एक एग्जांपल दे रहे थे। याद रखें कि जो सबसे पहले आता है पेरेंट, चिल्ड्रन, सिबलिंग, लीव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेरेंट्स में क्या होता है? वर्टेक्स अदर देन रूट इज़ अ पेरेंट इफ़ इट हैज़
वन आर मोर चिल्ड्रन द पेरेंट्स ऑफ सी इज़ बी। अब यानी कि जिसके बच्चों की तादाद एक या एक से ज़्यादा हो उसको कहते हैं कि ये क्या है, उसका पेरेंट है। जैसे कि ए का कोई बाप नहीं है, क्यों? ए का ए में से आगे सारे निकल रहे हैं, लेकिन ओके। तो या फिर हम अगर आते हैं ए को छोड़ देते हैं, बी बना लेते हैं तो बना सकते हैं, यानी उस लिहाज से हम देख सकते हैं। अब ए में से 3 निकल रहे हैं, बी एफ जी। तो ये जो बी एफ जी हैं ये चिल्ड्रन हैं किसके? ए के। ये तो आप समझते ही हैं। आगे बी जो सी है वो चिल्ड्रन है बी का, और जो एच और आई और जे हैं वो चिल्ड्रन है जी के। तो आप ये समझते होंगे, ये सेबलिंग भी आप समझते हैं। अब देखिए, चिल्ड्रन विद द सेम पेरेंट्स वर्टेक्स एच आई जे आर सेबलिंग। यहाँ पे कहा गया है कि जो एच आई और जे हैं, एच आई और जे ये सेबलिंग है। याद रखना कि ये जी के सेबलिंग है। अब हर चीज़ के अलग अलग होंगे। चिल्ड्रन में यहाँ लिखा गया था चिल्ड्रन ऑफ ए इज़ बी एफ एंड जी। ए के चिल्ड्रन कौन से हैं? याद रखें, ए के चिल्ड्रन बी एफ सी हैं अगर, तो बी का चिल्ड्रन सी है और सी का आगे चिल्ड्रन डी ई है। हाइट जो है स्टूडेंट इसमें भी 3 है, आप देख सकते हैं 3 क्यों है। मैक्सिमम जो है, यानी वो जो एज की लंबा देखा करें जितने जो सबसे ज़्यादा एज रखता है। अच्छा, इसका लेवल क्या था? द लेंथ ऑफ द यूनिक डेप्थ फ्रॉम द रूट ऑफ द वर्टेक्स ए इज़ एट लेवल 0। ए जो है वो लेवल 0 पे है और डी एंड ई आर लेवल 3। तो ये आपको समझो, हाइट भी आपको समझो। होप्स हो कि यहाँ तक आप इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।